सतीश जी और सुधा जी के बीच में अभी 5 मिनट पहले ही किसी बात को लेकर खटपट हो गई। देखो, यह तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है। किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है सुधा, कोई कुछ नहीं सोचता। सतीश जी बोल ही रहे थे तभी काजल कमरे में आई। सॉरी पापा, वह मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप लोग खा लो। मम्मी आप भी पापा के साथ ही बैठ जाओ, मैं तब तक और फुल्के लेकर आती हूँ, कहकर हड़बड़ाई सी काजल फिर किचन में भागी। लेकिन सुधा कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है। क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल है शहर में। जाने क्या सोचते होंगे इसके ससुराल वाले कि जब देखो इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाना खाने जाओगे? अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता। प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचो। प्लेट में गरम फुलके डालती हुए काजल बोली। हाँ, मैं भी यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें है कि शर्म बहुत आती है। अरे भाई, ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। वैसे बेटा, कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। डकार लेते हुए सतीश जी बोले तो सुधा कहने लगी कि चलो अब यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो। अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए सतीश जी बोले। अच्छा बेटा, हम निकलते हैं अब। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, और मम्मी आप भी। पापा, आप थोड़े अजीब हो, पर दुनिया के बेस्ट पापा हो। सतीश जी के दोनों गालों को खींचते हुए काजल बोली तो सुधा भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देखकर सुधा मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कि कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुराव छिपाव नहीं। दोनों राजनीति से लेकर फिल्मों तक पर खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उसके ज़माने में पिता से बात करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज़, अब ज़्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना, डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज़ पापा, वादा करिए मुझसे, आप मीठा छुएंगे भी नहीं। काजल बोली तो बड़बड़ाते हुए सुधा कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे कभी खाया ही ना हो। ठीक है, तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय, काजल ने डराया। जानती है वह उसके पापा उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वह मुझे ज़्यादा डांटा ना करे, बहुत डांटती है यह मुझे। बच्चा सा मुंह बनाते हुए सतीश जी बोले तो काजल को भी हंसी आ गई। मम्मी, आप भी पापा को मत डांटा करो, और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एक गार्जियन की तरह अपने माँ पापा को समझाती हुई काजल बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज़ जांच कराकर डॉक्टर से दिखाने यहाँ आ जाना। ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। काजल को अपने पापा की हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल ना बढ़ जाए। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वह डायबिटीज़ के बारे में गूगल पर भी सर्च करती रहती थी। जानती थी कि उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं। सुधा के डर से घर में तो नहीं, पर बाहर वे मिठाई खा ही लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता है उनसे। वैसे एक बात यह भी है कि जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाता है उसका मन उसी की ओर भागता है। सतीश जी के डर से ही सुधा फ्रिज लॉक करके रखने लगी थी। बुरा लगता है पर क्या करे। अपने मम्मी पापा को विदा कर काजल मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ रही थी कि ललिता मामी और अपनी सास की बातें सुनकर उसके कदम बाहर ही रुक गए। जरा भी शर्म लाज है इन्हें? देखो तो जरा, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। यह भी नहीं समझते कि यह उनकी बेटी की ससुराल है। मुंह बिचकाती हुई काजल की सास रेवती बोली थी। मैंने तो पहली बार देखा है दीदी, बेटी के ससुराल में किसी माँ बाप को गबागब खाते हुए। बड़े बेशरम लोग हैं यह तो। एक हम हैं, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और एक यह लोग। हाय हाय, जोर का ठहाका लगाती हुई ललिता मामी बोली। इस पर रेवती कहने लगी कि हर 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं, और दोनों खा पी कर ही जाते हैं। मन तो करता है कि पूछूं
कि वहाँ आपके शहर में डॉक्टर नहीं हैं जो यहाँ दिखाने चले आ जाते हैं हमेशा। लेकिन बेटे को बुरा ना लगे इसलिए चुप लगा जाती हूँ। दोनों की बातें सुनकर काजल स्तब्ध रह गई। जिस सास और मामी सास को सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उनके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है, वही दोनों उसके माँ पापा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, पता है उसे कि रेवती को उसके माँ पापा का यहाँ आना ज़रा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। जबकि पता है उन्हें कि ललिता मामी एक की चार लगाकर बोलने में माहिर हैं। उन्हें इधर की उधर करने में खूब मज़ा आता है। फिर भी और ऐसा क्या गलत कर दिया उसके माँ पापा ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई लेकर बैठ गई? क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं जा सकता? मन तो किया बोल दे कि जब लड़के के माँ बाप बड़े हक से अपने बेटे के घर में रह सकते हैं तो क्या बेटी के माँ बाप आ जा भी नहीं सकते? और किसने बनाए है यह रिवाज कि बेटी के घर का माँ बाप पानी भी नहीं पी सकते? अरे शर्म तो लड़के वालों को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ पसारते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो। यही ललिता मामी इसीलिए अपने बेटे की बारात लौटाने पर अड़ गई थी, क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वे किसी भी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर अभी फेरे हो जाने दीजिए, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी जगहसाई हो जाएगी। पर मामी और उसके परिवार वाले नहीं माने और हार कर जाने कहाँ से कैसे करके उन्हें गाड़ी के पैसों का इंतज़ाम करना पड़ा। तब जाकर शादी हो पाई थी। और यही मामी यहाँ बैठकर गाल बजा रही हैं। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। लेकिन वह कुछ ना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि रेवती ने टोका, गए तुम्हारे माँ पापा? अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकालती हुई रेवती बोली, जी माँ जी गए, अब 3 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से काजल को रोना आ गया। काजल के माँ पापा जब भी यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी इनकी बोली तो देखो। फिर कब आएंगे? क्या अभी यहाँ खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे वे तो 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। वे तो बेटी के मोह बस यहाँ चले आते हैं। वहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है क्या बहू, जो तुम्हारे माँ पापा को यहाँ इतनी दूर दिखाने आना पड़ता है? ललिता मामी ने तलखी से पूछा तो काजल तिलमिला उठी। मन तो किया बोल दे, वहाँ लखनऊ में भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर वह यहाँ महीने भर से क्यों पड़ी हैं? लेकिन चुप लगा गई। बेकार में बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा? और जब अपने घर वाले ही उसे सह दे रही हैं तो बोलेगी ही ना। काजल के तेवर देख दांत निपोड़ते हुए ललिता मामी कहने लगी, जी नहीं होंगे वहाँ अच्छे डॉक्टर, तभी तो यहाँ दिखाने आना पड़ता है ना बहू? लेकिन काजल ने उसकी बातों का कोई जवाब ना दिया और फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी गटकने लगी। उसके पापा ने ही समझाया था उसे कि जब दिमाग में ज़्यादा गुस्सा भर जाए तो इंसान को ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है। चाहती तो पलट कर वह अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि उसके मायके वाले यहाँ आकर बड़े हक से रह सकते हैं जब तक मन चाहे, तो उसके मायके वाले क्यों नहीं आ सकते यहाँ? यह घर उसका भी तो उतना ही है जितना रेवती का। लेकिन एक दिन किसी बात पर रेवती ने ही कहा था, यह तुम्हारी ससुराल है बहू, तुम्हारा मायका नहीं। यह सुनकर काजल की आंखें भर आई थी। वह पूछना चाहती थी तब, उसका घर अपना कहाँ है? यही तो विडंबना है लड़की के साथ की उसका अपना कोई घर नहीं होता। मायके में वह पराई अमानत कहलाई जाती है और विवाह के बाद उसी लड़की को ससुराल में पराए घर की लड़की बताया जाता है। बेचारी लड़की किस घर को अपना घर माने, मायके या ससुराल को? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटा तू तो पराई है, तुझे बड़े होकर अपने असली घर जाना है, और ससुराल जाकर यह सुनना पड़ता है कि यह हमारे घर की बहू है। यह कोई नहीं कहता कि यह घर मेरी बहू का है। एक लड़की सिर्फ मायके और ससुराल की बनकर रह जाती है, उसका अपना घर कौन सा है? वह यह तलाशती जीवन गुजार देती है। वहाँ अपने मायके में काजल हर काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी डर और हिचकिचाहट के।
लेकिन ससुराल में तो उसे हर काम अपनी सास से पूछ कर करना पड़ता है। मन ना होते हुए भी उसे सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि वह उसका अपना घर नहीं, ससुराल है। काजल अपने माँ पापा की इकलौती संतान है। उनकी भी जिम्मेदारी काजल की ही है, लेकिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वह उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। डॉक्टर से दिखाने के बहाने ही उसके माँ पापा यहाँ आ जाते हैं तो उनसे मिलना हो जाता है। एक दिन किसी ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है तो क्यों ना सतीश जी यहाँ दिल्ली में अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर अर्जुन डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे ही अगर सतीश जी का इलाज हो तो बेहतर रहेगा। और तब से ही वे इसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बहाने आपस में उनका मिलना भी हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है। खैर, ठंडा पानी पीने के बाद भी काजल का गुस्सा कम नहीं हुआ आज। तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा भिड़का दिया। मन तो किया खूब रोए, ज़ोर ज़ोर से रोए, मगर यहाँ तो रोना भी गुनाह है। तुरंत कहेंगे ऐसा क्या बोल दिया जो रोने बैठ गई। हाँ, अब बेटे से मेरी शिकायत करेगी, घर में 2 चूल्हे करवाएगी। यही तो सिखा पढ़ा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। यहाँ आकर यही सब तो पट्टी पढ़ा कर जाते हैं वे लोग। जैसे विषैले शब्द रेवती अपने मुंह से निकालना शुरू कर देगी। और ललिता मामी तो है ही आग में घी डालने के लिए। खुद की बहू से तो बनती नहीं है उनकी, तो चाहती है यहाँ भी सास बहू के झगड़े का मजा लें। मगर काजल उन्हें कोई मौका ही नहीं देती। एक तो वैसे ही काजल के पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और ये लोग जरा सा उनके खाने पर भी आँख गड़ा रहे हैं, जैसे कितना पहाड़ पर्वत खा लिया हो उन्होंने। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता कि एक दिन भी अपनी बेटी के घर जाकर रह सकें। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियाँ। यह सोचकर काजल की आंखें भर आई। याद है जब छोटी थी तब उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाए थे। रोज वे उसे पार्क में साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाते थे। वे साइकिल पकड़े रहते थे ताकि काजल गिरे तो वे संभाल सके, फिर चुपके से छोड़ भी देते साइकिल के कैरियर को। और काजल इस भ्रम में रहती कि पापा ने पकड़ रखी है साइकिल। पापा के भरोसे के बल पर वह दूर निकल जाती थी साइकिल चलाते चलाते। लेकिन जब पलट कर देखती तो पापा नहीं होते, तो वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती कि आकर सतीश जी दोनों हाथों से साइकिल थाम लेते। कहते, बेटा तुम खूब तेज दौड़ो, जब गिरने लगोगी तो मैं थाम लूँगा तुम्हें। उनका अपना तो कुछ था ही नहीं। उनकी पूरी दुनिया तो काजल के आसपास ही होती थी। काजल हंसती तो उसके माँ पापा हंसते, काजल रोती तो वे उदास हो जाते थे। हर बच्चे की तरह उसने भी जिद की होगी, गलतियाँ की होगी, पर कभी उसके माँ पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि प्यार से जिंदगी की सीख दी, संस्कार दिए अपनी बेटी को। याद नहीं कभी उसके पापा ने तेज आवाज में बात भी की हो उससे। हाँ, सुधा थोड़ी सख्त ज़रूर थी, पर पता है सो जाने के बाद वह अपनी लाडली बेटी को जी भर कर प्यार करती थी। अपने माँ पापा की जान थी वह, और आज भी काजल ही उनके लिए सब कुछ हैं। बचपन में काजल के माँ पापा ने उसकी हर जिद मानी। याद है एक बार काजल ने स्कूल की फीस जमा करने की जिद पकड़ ली। कहने लगी कि उसके सारे दोस्त खुद से स्कूल में फीस जमा करते हैं तो वह भी करेगी। हार कर सतीश जी को उसके हाथ में पैसे देने पड़े थे, लेकिन कई बार समझाया कि देखना पैसे गिरे नहीं कहीं, तुम्हारे बैग से पैसे कोई निकाल ना ले। लेकिन काजल ने दोस्त के बहकावे में आकर उन पैसों से सबको चाट पकौड़ी व आइसक्रीम खिला दिया था। घर आकर सुधा से उसे खूब डांट पड़ी थी, लेकिन सतीश जी ने उसे प्यार से समझाया था कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इन्हें यूँ खर्च नहीं किए जाते। वह सीख आज भी वह नहीं भूली है। काजल के पापा बैंक में क्लर्क थे। बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी उनकी। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता था। उस पर से शादी लायक बहन और बीमार बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। सतीश जी के 2 बड़े भाई थे और दोनों अच्छी पोस्ट पर थे, पर उन्होंने अपने माँ बाप और जवान बहन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। याद है उसे, तब उसके घर में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। अपने दोस्तों के घर बड़ा टीवी देख काजल ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसे भी वैसी ही टीवी चाहिए। सुधा ने तब बहुत समझाया था कि अभी वे बड़ा टीवी नहीं खरीद सकते हैं,
खर्च बहुत है घर में, बुआ की शादी भी करानी है। मगर जिद्दी काजल कहाँ कुछ सुनने वाली थी। तब कहाँ से कैसे पैसा जुटाकर सतीश जी बड़ा टीवी खरीद लाए थे, यह बोलकर कि पैसे तो बाद में बहुत आ जाएंगे। मगर यह बात हमेशा उन्हें खलेगी कि अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। सतीश जी तो बस अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही जीते आए थे। वक्त के साथ धीरे धीरे सतीश जी के ओहदे बढ़ते गए और जिम्मेदारियां कम होती गई, लेकिन बाप बेटी का प्यार दिनों दिन और प्रगाढ़ होता गया। सतीश जी के लिए तो वह खुशी की बात होती जब काजल खुश होती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद यही दिल्ली के ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में काजल ने एडमिशन ले लिया था, जहां पहली बार हेमंत से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में और फिर प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सतीश जी और सुधा जी को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी बेटी के लिए हेमंत उन्हें हर तरह से सही लग रहा था, लेकिन हेमंत के परिवार वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। रेवती को सावली सलोनी काजल जरा भी पसंद नहीं आई थी। वह तो अपने बेटे के लिए गोरी नारी बहू लाना चाहती थी। चलो यह भी ठीक है, मगर रेवती का कहना था कि काजल अपने माँ बाप की अकेली बेटी है, इसलिए अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसी की ही होगी और वह नहीं चाहेगी कि शादी के बाद भी बहू मायका मायका करती रहे। तो क्या हो गया माँ? तो क्या शादी के बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूँगा? बोलो ना, हेमंत ने कहा था। तुम्हारी बात अलग है बेटा। काजल एक लड़की है। शादी के बाद एक लड़की का अपनी ससुराल और पति के प्रति कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां होती हैं जो निभाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद वह तुम्हें ही घर जमाई ना बना दे और हम कुछ भी नहीं कर पाए। दरअसल रेवती को यह डर था कि कहीं उसका बेटा अपने ससुराल का होकर ना रह जाए। अगर वे मेरी कुछ शर्त मानने को तैयार है तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। हेमंत ने जब रेवती की शर्तें काजल के सामने रखी तब काजल भड़क उठी थी कि यह क्या बात हो गई। नहीं, वह ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। दरअसल रेवती चाहती थी कि शादी के बाद काजल अपने माँ बाप से ज़्यादा मेल जोल ना रखे और ना ही बार बार मायके जाए। जाना भी हो तो एक दिन से ज़्यादा ना रहे वहाँ। और सबसे बड़ी बात, ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाए। वाह क्या बात है! तुम्हारी माँ ने एक जज की तरह फैसला सुना दिया, लेकिन मैं उनके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। गुस्से में फनफनाती हुई काजल बोलकर वहाँ से जाने ही लगी कि हेमंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, क्या तुम भी यही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मान लेने में क्या हर्ज है? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मान जाओ ना, हेमंत ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि अभी मैं उनकी बात मान जाऊं, लेकिन क्यों, जब मुझे उनकी बात मंजूर ही नहीं है तो? नहीं हेमंत, झूठ की बुनियाद पर मैं रिश्ते नहीं बनाना चाहती। शादी में सिर्फ लड़के लड़की का ही मिलना नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसे रिश्तेदारी कहते हैं। और तुम चाहते हो हम एक झूठ से इस रिश्ते की शुरुआत करें। लेकिन हेमंत का कहना था सिर्फ कह देने से क्या चला जाएगा उसका। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और यही जिद उनकी लड़ाई की वजह बन गई। गुस्से में हेमंत ने यहाँ तक बोल दिया कि शायद उनका प्यार ही झूठा है और अब यह रिश्ता ख़त्म ही समझो। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, कहकर काजल भी वहाँ से चलती बनी। एक छोटी सी बात पर उनके बीच महीनों तक बात बंद रही। काजल ने हेमंत का अपने फ़ोन से नंबर भी डिलीट कर दिया था, लेकिन हेमंत काजल को भुला नहीं पा रहा था। काजल के गम में वह शराब पीने लगा था। काजल की दोस्त मानसी से उसे यह बात पता चली थी कि हेमंत अब अपने माँ पापा के घर में नहीं रहता। उसके अपने परिवार वालों से झगड़ा चल रहा है। काजल, वह आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नहीं भूल पाया है वह तुम्हें, मानसी बोली थी। आज भी उसके हाथ पर तेरे नाम का टैटू है। उसके जॉइंट अकाउंट में आज भी तेरा ही नाम है। तो अब क्या प्रूफ चाहिए तुझे उसके प्यार का? हाँ ठीक है, तभी उसकी बातें गलत लगी तुम्हें, लेकिन एक बार उसकी जगह पर रह कर सोच, तो क्या करती वहाँ पर? माफ़ कर दे उसे अब, नहीं तो शराब पी पी कर मर जाएगा वह। मानसी की बात सुनकर वह दौड़ी गई थी। हेमंत की दशा देखकर वह रो पड़ी थी,
लेकिन हेमंत अपनी काजल को देख मरते मरते जी उठा था। दोनों की आंखों से बहते उन आंसुओं में उनके सारे गिले शिकवे बह गए थे। सबके सामने घुटने पर बैठकर उसने गुलाब का फूल देते हुए काजल को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे काजल ने झट से स्वीकार कर लिया था। उस वक्त रेवती कसमसा कर रह गई थी। सिर्फ अपने बेटे की खातिर वह कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन अंदर से काजल के लिए उसके मन में प्रेम नहीं नफरत जागी थी। शादी के बाद काजल ने अपनी तरफ से रेवती या घर के किसी भी सदस्य को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि वह अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना भी वह नहीं भूली थी। लेकिन रेवती को फिर भी काजल से कोई ना कोई शिकायत रहती थी। रेवती को सतीश और सुधा का अपने घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बेटा फिर उससे दूर ना चला जाए, इसीलिए कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अकेले में जो मन से बोलकर अपनी भड़ास निकाल देती थी। सतीश जी के मजाकिया स्वभाव को वह बदतमीजी बताती तो सुधा को अक्खड़ औरत कहकर संबोधित करती थी। सतीश जी और सुधा जी के आने पर जब काजल अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग जाती, तब रेवती का खून खौल उठता था। कुछ न कुछ बोलकर वह काजल का मन छोटा कर ही देती थी। किचन में जाकर वह अपने माँ पापा के लिए एक कप चाय भी बनाने लगती तो कैसे रेवती कहने लगती थी, बहू चाय पत्ती कम डाला करो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, दूध के दाम भी देखो तो कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वही खुद चाय पीनी हो तो बहू जरा पत्ती लगा देना और पानी कम डालना चाय में। कितनी सेल्फिश है यह औरत, यह सोचकर काजल का मन कड़वा हो जाता। पिछली बार जब डॉक्टर से दिखाने यहाँ आए थे और डॉक्टर ने सतीश जी को आलू चीनी खाने से परहेज करने को कहा, तब काजल ने आलू हटाकर सतीश जी की थाली में सहजन ज़्यादा परोस दिया था। तब कैसे रेवती ने सबसे नज़रें बचाकर उनकी थाली से सारी सहजन निकाल कर आलू भर दिया था। सब देखा था काजल ने, पर कुछ बोल नहीं पाई थी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब रेवती ने ऐसा किया था। घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें बताकर वह पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ बेटे के बीच झगड़ा करवा कर वह दोषी नहीं बनना चाहती थी, और इसी बात का रेवती फ़ायदा उठाती थी। यही लोग जब उसके मायके जाते तो कैसे सुधा और सतीश जी उसके स्वागत में जुट जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार होने लगते हैं कि बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और एक ये लोग हैं। यह सब सोचकर काजल का मन कुपित हो उठा। जानती है हेमंत ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे तो सतीश जी और सुधा को अपने माँ पापा जैसा ही मान सम्मान देते हैं, लेकिन रेवती अपने बेटे को जोरू का गुलाम समझती है। लेकिन इस बात से हेमंत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत अपनी माँ के अक्खड़ व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित है। कभी कभी तो इतनी चिढ़ होती है उसे कि मन करता है कि यह घर छोड़कर कहीं और रहने चला जाए। काजल ही है जो हेमंत के गुस्से को दबा कर रखती। दिवाली के त्यौहार पर सबके लिए नए कपड़े और उपहार का सामान खरीदते समय काजल ने अपने माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। सेम वैसी ही साड़ी उसने सुधा के लिए भी खरीदी थी, जैसी सास रेवती के लिए। लेकिन यह बात रेवती की आंखों में चुभ गई। घुमाकर साड़ी फेंकती हुई बोली थी, उसे यह साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि उसका ओहदा सुधा से बड़ा है। गुस्से से हेमंत ने आगे बढ़कर बोलना चाहा, लेकिन काजल ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से इशारा किया, प्लीज़ जाने दो। कई बार झूठे आंसू बहाती हुई रेवती ने काजल के प्रति हेमंत को भड़काना चाहा, मगर हेमंत खूब समझता है अपनी माँ को कि वह कैसी है। काजल ही है जो उसे बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई और लड़की होती ना तो कब का यह घर छोड़कर चली गई होती। कहते हैं बहू खराब होती है, अपने सास ससुर को सहन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ उल्टा था। मम्मी पापा गए। बाहर से आते ही हेमंत ने पूछा। अपने सास ससुर को वह मम्मी पापा ही बोलता है। क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है? सब ठीक है, काजल ने जवाब दिया और हेमंत के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते हुए ही हेमंत उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि जरूर कोई बात हुई है आज। झूठे कप उठाकर वह किचन में जाने लगी कि हेमंत ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। वह भी आज अपने पति के सीने से लगकर खूब रो लेना चाहती थी। कहना चाहती थी कि आज रेवती ने उसके माँ पापा की बहुत इंसल्ट की।
वह भी ललिता मामी के सामने। लेकिन उसने अपनी नम आंखों को धीरे से साफ किया और यह बोलकर किचन में जाने लगी कि सब ठीक है, वह चिंता ना करे। क्या कहती वह बेचारा तो खुद 8-10 दिन पर घर आता है, तो क्यों टेंशन दे उसे। मार्केटिंग जॉब में ज़्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता है हेमंत को। रोज़ की तरह खाना पीना निपटाने के बाद किचन की सफाई करके करीब रात के 11 बजे काजल को बिस्तर नसीब हुआ। वह किताबें लेकर पढ़ने ही लगी कि उसकी आंखें लग गई और किताब उसके हाथ में ही रह गई। बड़ी प्यार से हेमंत ने उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख दी और बड़े गौर से निहारा। आज काजल कुछ ज़्यादा ही थकी थकी लग रही थी। उसने धीरे से उसे कंबल ओढ़ाया और उसकी बगल में लेट गया। हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले काजल ने रेवती और ललिता मामी को चाय बना कर दी, फिर नाश्ता खाना की तैयारी में जुट गई। रोज वह ऑफिस जाने से पहले दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बना कर जाती थी। फिर काम वाली बाई कमला आकर रोटी या चावल जिसको जो चाहिए गर्मा गर्म बनाकर परोस देती थी। इसके लिए वह उसे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कमला भले ही गरीब काम वाली थी, पर उसके आचार विचार बहुत उच्च थे। सास रेवती से घर का कोई काम नहीं होता था। उसके हाथ पाँव नहीं, सिर्फ जबान ही चलती थी ज़्यादा। शाम को ऑफिस से आकर कपड़े ना बदल कर पहले काजल किचन में चली जाती थी, क्योंकि उसके सास ससुर को रात के 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए। बाकी के लोगों को जैसे जैसे भूख लगती हो, या तो वे निकाल कर खुद ही खा लेते या काजल को आवाज़ लगा देते थे। काजल का देवर वैभव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ननंद कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। सास ससुर को खिलाने पिलाने के बाद वह फ्रेश होकर आराम से जो मन होता करती है। काजल की आदत है, रात को वह बिना पढ़े नहीं सोती, चाहे कितनी भी रात हो जाए, 1-2 पन्ने पढ़ कर ही सोती है। उसकी अलमारी में पत्रिकाओं के अलावा अच्छे अच्छे लेखकों के नॉवेल्स भी भरे पड़े हैं। लेकिन हेमंत उससे उलट है। उसे किताब पढ़ना बोरिंग काम लगता है। उसे मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद है। घंटों वह मोबाइल पर गुजार देता है और इसी बात पर कभी कभी काजल और हेमंत के बीच झगड़ा भी हो जाता है। पापा, आपको याद है ना, 2 दिनों बाद डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है। काजल ने याद दिलाई तो सतीश जी कहने लगे कि हाँ, और उन्होंने अपना शुगर चेकअप भी करवा ली है। गुड, तो पापा आप और मम्मी आज ही यहाँ आ जाओ। इसी बहाने हमें एक दिन ज़्यादा साथ रहने का मौका मिल जाएगा। चहकती हुई काजल बोली तो सतीश जी कहने लगे कि हाँ, वे भी यही सोच रहे थे, मगर सुधा ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि वह तो काजल की ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। मगर बाप बेटी के सामने उसकी कहाँ चलती है भला। देखा ना पापा, इस बार आपका शुगर लेवल कितना कम आया है, एकदम नियंत्रण में। काजल बोली तो सतीश जी कहने लगे कि इस बार उन्होंने मीठा छुआ तक नहीं। हाँ, बस ऐसे ही आप मीठा खाने पर कंट्रोल रखो पापा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप किस सोच में डूबी हो। पीछे की सीट पर सुधा को गुमसुम बैठे देख काजल ने टोका तो हंसते हुए सतीश जी कहने लगे कि उसकी माँ बाहर का नज़ारा देख रही है। लेकिन सुधा कहने लगी कि इस बार काजल के ससुराल ना जाकर क्यों ना वे लोग किसी होटल में रुक जाएं। क्यों होटल में क्यों मम्मी, जब यहाँ मेरा घर है तो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो, चिल करो। बोलकर वह हंसी तो सतीश जी भी हंस पड़े, मगर सुधा को हंसी नहीं आई। ललिता मामी वाला कमरा खाली था तो काजल ने सोचा उसी में सतीश जी और सुधा जी सो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे हेमंत ने कहा था कि वह जल्दी आने की कोशिश करेगा, सब साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन शायद उसे काम से फुर्सत नहीं मिली होगी। यही सोचती हुई काजल ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर काजल सतीश जी और सुधा जी के लिए चाय बनाने लगी कि देखा चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। ओह, पत्ती ख़त्म हो गई है, लेकिन सुबह तो थी। वह मन ही मन भुनभुनाई। अब चाय बनाने के लिए पत्ती तो थी ही नहीं, इसलिए उसने सतीश जी और सुधा का खाना ही परोस दिया। वैसे भी वे लोग भूखे थे, सोचा चाय बाद में बना देगी। पास ही में एक किराना स्टोर है, फ़ोन कर देने पर कुछ देर में ही वह सामान घर पर भिजवा देता है। काजल किचन के छोटे मोटे सामान वगैरह उसी दुकान से मंगवाती थी। अच्छी सर्विस देता है वह। अभी भी वह अपने माँ पापा को खाना देकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि सास रेवती कहने लगी, बहू ऐसा कब तक चलेगा। क्या हुआ माँ जी, काजल ने अचकचा कर पूछा।
यही कि हमेशा तुम्हारे माँ बाप यहाँ चले आते हैं। क्या अच्छा लगता है बेटी के घर बार बार आना? अरे हमारे संस्कार में तो बेटी के घर का एक बूंद पानी पीना भी पाप माना जाता है, और ये लोग, क्या जरा भी शर्म लाज नहीं है तुम्हारे माँ बाप को? अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं। सच कहे तो शर्म तो अब हमें आने लगी है। रेवती की बात सुनकर काजल अवाक थी। उसे लग रहा था काटो तो खून नहीं। वह सास को चुप कराना चाहती थी कि प्लीज चुप हो जाओ, मगर रेवती बोलती ही जा रही थी, जो मन सो। उधर सतीश जी और सुधा पहला कौर मुंह में डालने ही जा रहे थे कि रेवती की कड़वी बातें सुनकर उनका हाथ का खाना हाथ में ही रह गया। कहीं माँ पापा ने सुन तो नहीं लिया? वह भागी उधर। पापा मम्मी, आप दोनों खा क्यों नहीं रहे हैं? खाना खाइए ना। खाना अच्छा नहीं बना है क्या? काजल झेपी। हाँ, मम्मी जी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। किसी तरह काजल बात को ढांपना चाहती थी। बस बेटा, बहुत हो गया। हाथ का खाना थाली में झाड़ते हुए सुधा उठ खड़ी हुई। कहा था तुमसे किसी होटल में रुक जाएंगे, पर तुम आखिर क्यों हमारी भी बेइज्जती कराने पर तुले हो? लेकिन सुधा को सतीश जी ने कस कर डपटा। कुछ भी बोले जा रही हो, चुप हो जाओ। नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, और रिश्तेदारी में तो यह सब चलता ही रहता है। हम फिर आएंगे, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम याद आया है, तो जाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा। बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए सतीश जी बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी गिली आंखों में एक बेटी के पिता की बेबसी साफ दिखाई पड़ रही थी। अपने माँ पापा के गले लग काजल सिसक पड़ी। बेटी को छोड़कर जाते हुए सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ ले देकर शादी करने के बाद भी एक बेटी के माँ बाप की कोई औकात नहीं रहती। जब लोग बेटा ना होने का ताना मारते थे, तब सतीश जी यह बोलकर लोगों का मुंह बंद कर देते थे कि उसकी एक बेटी 100 बेटों के बराबर होगी, देख लेना। अक्सर सतीश जी यह बात दोहराते कि रिटायरमेंट के बाद वे काजल के साथ रहने आ जाएंगे। बोलो बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप को साथ रखोगी ना? और मासूम सी काजल कहती हाँ, वह अपने माँ पापा को हमेशा अपने साथ रखेगी। लेकिन आज अपने उसी माँ पापा की अपने ससुराल में ऐसी बेइज्जती होते देख काजल का रोम रोम कराहा उठा। काजल ने नहीं रोका उन्हें जाने से, क्योंकि वह उनकी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि उसके मम्मी पापा बिना खाए पिए चले गए। अरे, एक जानवर को भी हम रोटी देते समय सहलाते हैं, लेकिन आज रेवती ने तो सारी हदें पार कर दी। देख लिया, जब काजल के माँ पापा चले गए तो रेवती अपनी मित्र मंडली के साथ रोज की तरह घूमने के लिए निकल गई। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कल उनकी भी बेटी की शादी होगी, तब पता चलेगा उन्हें कि माँ बाप के लिए एक बेटी का मोह क्या होता है। सिसकती हुई काजल सोच ही रही थी कि कॉल बेल बजी। उसे लगा किराने वाला आया होगा सामान लेकर, लेकिन जब सामने हेमंत को पाया तो उसकी बर्दाश्त का बांध टूट गया और वह हेमंत के सीने से लग फूट फूट कर रोने लगी। हेमंत तो सब समझ ही गया था, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर काजल ने शुरू से अंत तक एक एक बात उसके सामने खोलकर रख दी। सुनकर हेमंत का खून खौल उठा। सोच लिया उसने, जो हो, पर आज वह रेवती को नहीं छोड़ेगा। फैसला होकर रहेगा। चाहती क्या है वह? लेकिन काजल ने उसे यह कहकर रोक दिया कि यह सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसे अब वह करना होगा जो काजल चाहती है। हेमंत, मुझे यही दिल्ली में ही अपना एक घर चाहिए, जिसे मैं अपना घर कह सकूं, जहां मेरे मम्मी पापा जब चाहे हक से आकर रह सके। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करना नहीं चाहती। तुम्हारी मर्जी, तुम जहां रहना चाहो, लेकिन अब मेरा फैसला अटल है। हेमंत ने कुछ नहीं बोला, लेकिन काजल का फैसला उसे एकदम सही लगा और वह अपने पत्नी के इस फैसले में उसके साथ है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।